गांव में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में बादल घिर आए थे। सुबह से ही ठंडी हवा चल रही थी और दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, जिससे गलियों में पानी भरने लगा। उसी गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था, जो दिन भर मजदूरी करता और बदले में उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपने और अपनी पत्नी के लिए खाना जुटाता। लेकिन इस भीषण सर्दी में मजदूरी का काम भी ठप था और उसकी रोजी रोटी भी छिन गई थी। सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं, ना पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए। हाँ भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। ठीक है। होते ही रामू सेठ जी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सेठ स्वभाव से कठोर होता है। वह मजदूरों से काम करवा रहा था, तभी वहां रामू पहुंचता है और बोलता है। ठंडी का मौसम आ चुका। कल तो हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। सेठ जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे रामू, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे भाई, देख रामू, इस मौसम के कारण तो मेरा भी रोज नुकसान हो रहा है। खेत भी बर्बाद हो गया है। इन मजदूरों को भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। मैं ऐसे में तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ मजदूरों को काम से निकाल दूं, तो तू ऐसा कर, कल से काम पर मत आना। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। कल रात से बारिश रुक नहीं रही। घर में टपकती छत, बच्चों की खांसी और ऊपर से ये हड्डी तोड़ ठंड। मैं फिर भी निकला, भीगते हुए, कांपते हुए आधे रास्ते में गिर भी पड़ा। लेकिन सोचा, आप मेरी मदद करेंगे, पर आप तो मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन रहे हैं। मालिक, अगर नौकरी चली गई तो बेटी का क्या होगा? भूखे पेट सोएंगे वो। मैं और मेरी पत्नी तो गुजारा कर लेंगे, पर मेरी बेटी अभी छोटी है। मैं गरीब हूं, पर कामचोर नहीं। मालिक, बस एक मौका और दे दीजिए। मेहनत से कसर नहीं छोड़ूंगा। भोलू की बात सुनकर भी मालिक का दिल नहीं पिघला। मालिक ने भोलू की बात नहीं मानी और कहा। अरे भाई, तू मेरी भी मजबूरी समझ। मुझे भी मेरे परिवार को देखना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सारे मजदूर रख सकूं। तो तू कल से काम पर मत आना। भोलू की हालत उस समय बहुत दयनीय हो जाती है। मालिक मणिराम से उम्मीद थी कि उसकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन जब उसने भोलू की एक न सुनी तो वह निराश और दुखी मन से वापस लौट आया। पूरे दिन उसने इधर उधर भटक कर काम की तलाश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सुबह घर से यह सोचकर निकला था कि छत की मरम्मत के लिए कोई बंदोबस्त कर लेगा, लेकिन अब तो नौकरी भी हाथ से चली गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि खाने तक का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। थका हारा लखन एक चाय की दुकान के सामने बैठकर अपनी बेबसी पर विचार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मानो कुदरत भी उसकी परेशानी पर रो पड़ी हो। तेज बूंदों की आवाज और ठंडी हवाओं ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी और वह सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले भी क्या कम दुख दिए थे जो अब ये बेमौसम की बारिश भी दे दी?
देखो, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नहीं, कोई समुद्र हो। अब कैसे चलूं मैं इसमें? कहाँ जाऊं? एक तो इतनी ठंडी हवा, ऊपर से ये तेज़ बारिश। हे भगवान, किस बात की सज़ा है ये? यही सोचते सोचते भोलू चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने पर ही बारिश और तेज हो जाती है और भोलू ठीक से चल नहीं पाता। तो वह इधर उधर देखता है। चारों ओर पानी ही पानी, दूर दूर तक लोग नहीं दिखते हैं। तभी उसे एक पेड़ दिखता है और वह सोचता है, हे भगवान, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। क्यों ना थोड़े देर इस पेड़ के नीचे रुकूं? बारिश कम होते ही घर के लिए निकलूंगा। लखन एक पेड़ के नीचे रुक गया क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। ठंड भी बहुत है जिससे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। लखन को घर पर अकेली भाग्यवान की चिंता हो रही है, जो शायद उसकी प्रतीक्षा में परेशान हो रही होगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकती, तो लखन सोचता है, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही। चल भोलू, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर भोलू उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक भोलू की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में ढहकर बह गई थीं। यह देखकर भोलू को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा भोलू जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुँच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी घर के बाहर बारिश में खड़े हैं और उनका घर टूट चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। मुन्नी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीग कर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल देखेंगे। हाँ, वह हमारे पड़ोसी है ना, मंगत भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। भोलू अपनी पत्नी और बेटी के साथ पड़ोसी के घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर भोलू घर का दरवाजा खटखटाता है। मंगरू आराम से बिस्तर पर लेटे बारिश का आनंद ले रहा होता है। तभी दरवाजे पर से किसी की आवाज आती है। मंगरू भाई, घर पर हो क्या? हे भगवान, इतनी बारिश में कौन आ गया? लोगों को बारिश में भी चैन नहीं है। अजी, बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? जाकर दरवाजा खोलो ना। हाँ, जा रहा हूँ, पता नहीं कौन आया होगा। अरे भाई भोलू, तू आज यहाँ इतनी बारिश में क्यों? कुछ काम था क्या? मंगतू भाई, तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है, सड़क पर आ गए हैं। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाते, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई भोलू, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगतू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। नहीं भाई, देख मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। मंगतू की बात सुनकर भोलू का चेहरा उतर जाता है। वह चुपचाप भारी दिल लिए वहां से चला जाता है, जैसे मन में कोई गहरी कसक लिए हो। अजी, क्या हुआ? क्या बोले मंगतू भैया?
क्या बताऊं, भाग्यवान भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने आज तक मंगतू भैया के हर सुख दुख में साथ दिया, पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब पता नहीं हम क्या करेंगे। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगतू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भाग्यवान परेशान होकर मुन्नी का माथा छूती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। अजी, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया, वो तो ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, परेशान नहीं हो, हम मुखिया जी के घर जाते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा जी। मुखिया जी समझदार और मददगार आदमी हैं। वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलो, मुन्नी को साथ लेकर तुरंत उनके पास चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। भोलू अपने परिवार के साथ मुखिया जी के घर के लिए निकल पड़ता है। भोलू अपने परिवार के साथ मुखिया जी के घर पहुंचता है और बोलता है। मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए। हमारा घर बारिश के कारण टूट गया है और मेरी बेटी भी बीमार है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। अरे भाई भोलू, मैंने क्या धर्मशाला खोली है जो सब आए और सबको मैं अपनी हवेली में रख लूं। और पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ से आए हो। मुखिया जी, आप तो हमारी आखिरी उम्मीद हो। आप तो इस गांव के करता धरता हो। आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकल आऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सब जगह से थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का नहीं होता। हर रिश्ता बस मतलब तक सीमित है। साया भी साथ छोड़ देता है जब अंधेरा घना होता। अजी, आप हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला सब देख रहा है। हर आंसू का हिसाब रखता है वो जरूर हमारी भी सुनेगा। आज जिन्होंने हमें आंखें दिखाई, कल उनकी नजरें खुद झुकेंगी। हमारी मजबूरी पे जो हंसे आज, कल हमारी कामयाबी पे वही चुप रहेंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है। एक सुबह भोलू का दोस्त मंगतू वहां से गुजरता है। अरे भाई लखन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगतू भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मंगतू भोलू का मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे भोलू और भाग्यवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनो भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। और अभी तो मुन्नी भी बीमार है, उसके लिए दवाई भी ले आता हूँ। अजी, आप अभी कहाँ जाएंगे? आपका तो काम भी बंद हो गया है। तुम मेरी चिंता मत करो, अपना और मुन्नी का ध्यान रखो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह भोलू बाजार की ओर निकल पड़ता है, नौकरी की तलाश में। दिन भर इधर उधर भटकता है, कई जगहों पर ठोकरें खाता है, लेकिन कहीं से भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर जब सूरज ढलने लगता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है। भाग्यवान और मुनि मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह सोचकर वह वापस लौटने का मन बनाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है। मुन्नी की दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ सामान भी तो लेना है। जैसे ही भोलू वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है।
अरे भाई क्या बात है, आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? बीकानेर वाले अमीर सेठ माणक चंद है ना, वह गरीबों को ठंड में खाना बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो भोलू के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ माणक चंद से भोजन का पैकेट लेकर वह फूला नहीं समाता है। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन भोलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खाने के पैकेट पाकर बहुत खुश था। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। आजी आ गए आप। और ये खाना कहाँ से ले आए आप? अरे भाग्यवान, आज वह बीकानेर वाले अमीर सेठ माणक चंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। अजी सही किया आपने। इस खाने से हमें कुछ तो राहत होगी। इसी तरह भोलू और भाग्यवान बातें कर रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और बोलता है। बेटा, मैं कुछ दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। भोलू को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहां सड़क किनारे क्या कर रहे हो? भोलू उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो हुआ वह सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। बेटा, तुम दिल के अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। भाग्यवान क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। भोलू और भाग्यवान उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। भोलू और भाग्यवान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है वह बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भोलू ने वह सिक्के बेचकर नया घर बनाया। अब न उसे बारिश न उसे ठंड से बचने के लिए चिंता करने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद, वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं होती, फिर से काले बादल छाने लगे और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगती है। इस बार बारिश में गांव के सभी लोगों का घर डूब जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार हमारे पास घर है। इस बारिश से तो हम बच जाएंगे मो। हाँ जी, भगवान की कृपा है। बारिश का कहर तो बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहां एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला। मुखिया जी, हमारा पूरा गांव डूब गया। सिर्फ भोलू का घर ही बचा है। चलो चलो भोलू के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। इतना कहकर वे सब लोग भोलू के घर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे। लेकिन भोलू का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। भोलू उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी भोलू के बुरे वक्त में उसका साथ भोलू नहीं भाई, दिया था। मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। माफ कर दो भाई। सब लोग भोलू से माफी मांगते हैं। उन्होंने भोलू के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था।